हेलो दोस्त। करीब करीब 8-9 आरआरबी का यानी आधी से ज़्यादा आरआरसी का रिजल्ट आ चुका है आरआरबी के द्वारा वेबसाइट पे। नॉर्मलाइजेशन बाबा इस बार नए अवतार में है, सबके समझ से बाहर है। खाली जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है मेरा क्या हुआ। नंबर भी कुछ का ज़्यादा है, जितना नंबर नॉर्मलाइजेशन है उससे भी, लेकिन अभी एग्जैक्ट डिटेल नहीं आ रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी में पोस्ट की संख्या अच्छी खासी थी और उसके 3 गुना कैंडिडेट लेने थे, जिसके कारण से अच्छा खासा पोस्ट था यहाँ पे वो भरना था और पीटी के लिए क्वालिफाई कराना था। तो अनएक्सपेक्टेड तो उसी दिन लग गया था जिस दिन 6 तारीख को रिजल्ट आया। उसके बाद रिवाइज होने में 22 लग गया था। वीडियो भी बना था कई सारे चैनलों पे और हमने भी बनाया था, जिसमें आपको डिक्लेयर किया गया था कि एक अनएक्सपेक्टेड कुछ तो लग रहा है। हुआ क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और इसको जांचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले कि रिजल्ट कितने आरआरसी का आ चुका है उसको पहले देख ले थोड़ा। हालांकि एक चंडीगढ़ और सिकंदराबाद का थोड़ा वेबसाइट में दिक्कत आ रहा है, बिलासपुर भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आ जाएगा सारा रिजल्ट हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी आरआरसी का है, अहमदाबाद का आ चुका है, अजमेर का आ चुका है, इलाहाबाद आ चुका है, और उसके बाद भोपाल तो शुरू में ही सबसे आया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका चेन्नई का आया है साउथ साइड में, और उसके बाद गुवाहाटी, कोलकाता और भुवनेश्वर, इतने तो आ ही चुके हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ और सिकंदराबाद का भी आ सकता है। बाकी आरआरसी कल तक तो आ ही जाएंगे सारे आरआरसी का। तो 16 आरआरसी का ही यहाँ वैकेंसी है और 16 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इलाहाबाद के रिजल्ट में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। आप भारत के सेंट्रल में किसी भी वैकेंसी में आप पे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे 35 कट ऑफ, ये तो कट ऑफ आपने नहीं देखा होगा कभी एसटी का। एलपी टेक्नीशियन में तो क्वालिफाई पे एक बार किया गया था, लेकिन यहाँ पे इशू कुछ और ही लग रहा है। यहाँ पे कंडीशन ही कुछ और दिख रहा है। यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उसमें बेस शिफ्ट का बहुत मेजर रोल हो गया है। बेस शिफ्ट आप समझ सकते हैं, जिसको आरआरबी ने बोला है वो पूरे आरआरसी का ले लिया, 16 आरआरसी का, या पूरे शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लिया। इसके कारण से भी एक गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि ये डाटा आरआरसी के पास है या रेलवे के पास है, आरआरबी के पास है, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन एक चीज़ तो दिख रही है, सभी आरआरसी का नॉर्मलाइजेशन यूआर का 96 से 98, कम्युनिटी का 99-94, 83-84, इधर भी 95-94-95, और इधर भी 90 प्लस ही है ईडब्ल्यूएस का भी। तो इस हिसाब से तो एक लग रहा है कि ये पूरे आरआरसी का परसेंटाइल के टर्म में, यानी परसेंटाइल तो ऊपर बढ़ना ही था, ये तो सबको पता है, ये तो क्लियर है, इसमें परसेंटाइल में तो कोई इशू नहीं है, परसेंटाइल तो बढ़ना ही था। लेकिन परसेंटाइल पे रिजल्ट नहीं देके इन्होंने 6 तारीख को जो रिवाइज किया 6/12/2022 को, वो नॉर्मलाइज मार्क का कर दिया। यानी परसेंटाइल पे इतना हंगामा ना हो जाए, इतना लोग नहीं बोलने लगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी है 98 कट ऑफ गया है, 100 में से 98 गया है, और रेलवे का लेवल 1 पोस्ट जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है उसका कट ऑफ 98 गया है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको बदल के रेलवे ने क्या किया, पहले ऊपर से पहाड़ पे ले गया और पहाड़ से नीचे क्या कर दिया, नीचे पटक दिया, बोला कट ऑफ नीचे ही रहेगा। लेकिन ये कट ऑफ एक्चुअल में अगर है, कैंडिडेट कितनी भी नंबर है, ये अगर मान लिया 66 नंबर कैंडिडेट का, 66 के यानी 66.48 से ऊपर वाले या इसके बराबर वाले सबका सिलेक्शन हो गया तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये होगा कि 66.48 है और कैंडिडेट का 68 स्कोर है, 89 स्कोर है, 77-72 है, यानी इससे ज़्यादा है और सिलेक्शन नहीं हुआ। ये एक गड़बड़ इंडिकेशन दे सकता है। इस चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ पे और चलना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा समझेंगे तभी आपको होगा। 7 तारीख को हुआ क्या था, 7 तारीख को ये हुआ था कि पैरा नंबर 8, 9, 10, 11 किया गया था, जिसमें मेरे तरफ से भी एक अंडर एस्टिमेट मैंने भी किया था नॉर्मलाइज मार्क्स का कि ये केवल सीसीए के लिए होगा, क्योंकि लिखा हुआ था एज वेल एज सीसीए वाला, तो उन्हीं के लिए लग रहा था बेस शिफ्ट लेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉर्मलाइज मार्क्स किस पे किया गया है, इसको 9 नंबर का देखिएगा। देखिए, परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज मार्क्स बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनको बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला, जिसका फार्मूला पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसको पर्पस फॉर डिसाइडिंग फॉर मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स एंड गिविंग वेटेज फॉर
CCA। ये क्या किया जाएगा, एक ऐसा फार्मूला यूज किया जाएगा जो स्टैंडर्ड होगा, वो बेस शिफ्ट के हिसाब से चलेगा। हालांकि फार्मूला भी नहीं है और ना आपके पास बेस शिफ्ट है, तो बाबा नॉर्मलाइजेशन बाबा आपको कहाँ से समझ में आएगा, ना हमें समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, जिसका कंसेप्ट ही नहीं पता है। उसके बाद जो आपका बेस शिफ्ट है, देखिएगा बेस शिफ्ट पे आप आएंगे, जो यहाँ पे जिसके नॉर्मलाइजेशन में यूज करने की बात किया जा रहा है, नॉर्मलाइज मार्क्स में जो फार्मूला होगा जो आरआरबी के अंदर रखा हुआ है, जिसमें डाटा बना है वहाँ पे है, हमारे पास नहीं है। उसमें अगर आप कहिएगा कि कह रहा है कि बेस शिफ्ट हैज बीन ए पर्पस सो डिफाइंड हाईएस्ट मीन एवरेज अमॉन्ग ऑल द शिफ्ट ऑफ द CBT। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आरआरसी ने बोला कि हमें ध्यान दीजिएगा, आरआरसी पे समझिए, आरआरसी कौन से रूल अप्लाई कर रहा है और आरआरबी कौन से रूल अप्लाई कर रहा है, इसको समझने के लिए आपको बताते हैं। जब CBT 2 की बात आई थी तो लोगों ने इस पे बोला कि ये गड़बड़ है। तब क्या हुआ था, आपकी एक कमेटी बनी थी जिसके मेंबर से आपकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब करके बोला गया था। उसमें लिखा हुआ बात को आप एक बार ध्यान से याद कीजिए, अपनी मेमोरी पे देख के। लिखा हुआ था कि ईच शिफ्ट, यानी आरआरबी कम से कम शिफ्ट करेगा जिससे नॉर्मलाइजेशन का असर नहीं पड़ेगा, हर कैंडिडेट को एक अच्छा मिलेगा। यानी मैं बोलूँ कि आरआरसी वाला, आरआरसी चेन्नई वाला, आरआरसी चंडीगढ़ वाला के साथ दौड़ नहीं लगाएगा, आरआरसी मुंबई वाला सिकंदराबाद के साथ दौड़ नहीं लगा पाएगा, आरआरसी भुवनेश्वर वाला गुवाहाटी के साथ जोड़ नहीं लगाएगा, इसी तरह और भी। यानी घोड़े गधे एक तरफ नहीं दौड़ेंगे, यही लॉजिक दिए थे आपने ने कि घोड़े गधे एक साथ नहीं दौड़ाना चाहिए, एनटीपीसी में भी और यहाँ भी। यहाँ क्या कर रहे हैं कि पूरे जितने भी शिफ्ट हुआ है आपका, उसकी सबसे ज़्यादा वाला प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट करके जो सबसे ज़्यादा एवरेज आएगा या उसमें अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा रहेगा, उसको बेस शिफ्ट हाईएस्ट मीन को मान लिया जाएगा। यानी मैं बता दूं कि अगर आपने सिकंदराबाद से भरा है, सिकंदराबाद में आपका मीन 40 है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मान ले कि चेन्नई में आपकी शिफ्ट का मीन 80 है, मान लीजिए है, होगा नहीं, ऐसा तो नहीं मानना चाहिए, 60 है, तो आपको 40 वाले जो सिकंदराबाद हैं उनका क्या होगा, जो 60 के साथ स्टैंडर्ड पे डिविएशन करेंगे, तो डिविएशन करेंगे तो जो इनका ये इंटरपोलेशन ऑफ फार्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कितना नंबर पे कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, कितना बढ़ा, कितना क्या हुआ। यानी सिंपल सी बात है, इन्होंने नॉर्मलाइजेशन क्या कर दिया, आरआरसी वाइज नहीं करके पूरी 16 आरआरसी का एक साथ नॉर्मलाइजेशन कर दिया, और 16 आरआरसी का एक साथ नॉर्मलाइजेशन हो गया तो सिंपल सी बात है कि कहीं का ज़्यादा जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ का टप कम की तरफ जाएगा, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा की तरफ जाएगा। कैंडिडेट भी कितने अप्लाई किए हैं इस पर भी अंतर पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा है तो उस शिफ्ट में जहाँ पे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पोस्ट कम, मतलब बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोग अप्लाई भी किए हैं, तो वहाँ पे दोनों कंडीशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा सीट है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद, जहाँ पे आपका एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट कम थे और मीन सब आरआरसी का एग्जाम्पल लिया गया, तो इलाहाबाद का कटअप यहाँ पे 35 चला गया। यानी सोच सकते हैं कि ये सब कटअप क्या है, इस आरआरसी के किए हुए कैंडिडेट का कमाल से कम, दूसरे आरआरसी के एवरेज और मीन, और ये जो हाइडन फार्मूला है जो आपको कैलकुलेशन करने का, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का, उसके आधार पे हो रहा है। और इसमें एक चीज़ तो सिंपल सी बात है कि ये रेलवे का प्रोसीजर है, रेलवे को बताना चाहिए कि आपको किस कैंडिडेट को किस लेवल से कैसे सिलेक्ट किया गया है, कौन सा फार्मूला यूज किया गया, कौन सा शिफ्ट जो था जिसमें अलग हुआ, और कितने आरआरसी को एक साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए बात किया, और किसने बोला उस समय कि हम आरआरसी वाइज रिजल्ट देंगे और आरआरसी वाइज अलग अलग शिफ्ट कराएंगे, और एग्ज़ाम भी अलग अलग हुआ। यानी मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम हुआ था 16-17 तारीख को, उसको 11 अक्टूबर नवंबर वाले एग्ज़ाम वाले से कंपेयर करेंगे तो ये 17 वाले तो नीचे दब ही जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो क्वेश्चन भी नहीं था, पता भी नहीं था, इनकी कंडीशन भी नहीं पता था। 2 महीना एग्ज़ाम चला लगभग, वो 2 महीने में क्या होगा, इन कैंडिडेटों का क्या होगा जो पहले से दे रखे थे। ये सारी चीज़ें अब एक बार आ गई। यानी सिंपल सी बात कहें एक लाइन में कि आपकी नॉर्मलाइजेशन आरआरसी वाइज नहीं होके पूरे ऑल इंडिया बेस पे हो गया।
और फिर उसके बाद मेरिट का जो फार्मूला इन्होंने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का किया है उसका कोई पता नहीं कि किस आधार पे हुआ है। ये रेलवे के पास है कि मैथमेटिकल फार्मूला कौन सा है और उसमें फार्मूला में रखे जो कैंडिडेट जितना हुए उसी पे हो गया। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर SC ST की कम्युनिटी के देखेंगे उनको भी बेस क्या SC ST के लिए अलग से बेस रखा गया? नहीं रखा गया। उनके लिए बेस जो था सबके लिए कॉमन था, जिसके कारण से इनका और EWS वगैरह का कट ऑफ जहाँ पे कैंडिडेट कम थे उसमें हो गए और जो कैंडिडेट इधर वाले थे क्वालिफाई कर गए UR में जिनका अच्छा स्कोर था और जो एवरेज से ऊपर वाले थे। यानी कुल मिला के इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है, हालांकि हम ये गलत नहीं कर सकते कि रेलवे ने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, वो उनकी मर्जी है, उन्होंने डिसाइड किया है, अप्रूवल लिया है। लेकिन कुल मिला के जो इस बार का नॉर्मलाइजेशन है वो नए अवतार में है और नया अवतार को समझना इतना आसान नहीं है। बस सोचते रहिए कैसे हुआ सिलेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।